एमएड के सभी छात्राध्यापकों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का सप्रेम नमस्ते। आज मैंने स्लाइड में ऊपर लिखा है, नेवर वेस्ट योर फीलिंग ऑन पीपल्स हु डोंट वैल्यू देम, वैल्यू योरसेल्फ। अपने समय को बचाएं, परीक्षाएं सिर पर हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल बनाने के साथ साथ 10 मिनट 15 मिनट वीडियो ज़रूर देखें। आज हम टी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है उसकी तरफ चलेंगे। रिसर्च का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब हम सर्वे मेथड करते हैं और सर्वे मेथड में जब हमारे पास में रिज़ल्ट आता है उसको हम टी वैल्यू से निकालते हैं। तो वो टी वैल्यू हम कैसे निकालें और उसका क्या फ़ायदा है, इस पे मैंने 10 मिनट की एक स्लाइड बनाई है। टी परीक्षण से क्या आशय? टी परीक्षण एक हाइपोथेसिस का, नल हाइपोथेसिस जो हम बनाते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन का अनुसरण करती है। जब भी हम कभी रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमें नल हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है, क्योंकि हम बायस्ड होके काम नहीं कर सकते। यदि हम धनात्मक या ऋणात्मक हाइपोथेसिस बना दें, इसका मतलब हम पहले से बायस्ड है। तो शोध में और रिसर्च में हम बायस्ड होके कार्य नहीं कर सकते। हमें देखना होता है कि हो क्या रहा है, घटित क्यों हो रहा है, किस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हमारे को क्या बताती है, स्टूडेंट टी वितरण का अनुसरण करती है। ठीक है, ये किसने दिया था? 1908 में विलियम सीली कॉसेट ने दिया था। एक स्टूडेंट के छद्म नाम से किया था और उसका नाम टी टेस्ट ही पड़ गया। जो टी टेस्ट है वो क्या क्या करती है? माप के पैमाने, यादृच्छिक नमूनाकरण, डेटा वितरण की सामान्यता, नमूना आकार की पर्याप्तता और मानक विचलन में अंतर की समानता शामिल है। जब कभी यह जानना आवश्यक होता है कि दोनों सैंपल, जब हमें क्या करना है, 2 सैंपल होने जरूरी है टी टेस्ट में। 2 सैंपल में विद्यमान अंतर सार्थक है या नहीं है, संयोगवश है या किसी कारण से है, उसमें किसी चीज का अस्तित्व है या नहीं है, तो हम टी अनुपात की गणना करते हैं। तो जब भी हमारे सैंपल में मध्यमानों में विद्यमान अंतर का सार्थकता हमें देखनी है, संयोगवश से है या सार्थक के कारण है, तब हम टी टेस्ट लगाते हैं और टी टेस्ट से हम ये जानने की कोशिश करते हैं। टी टेस्ट किसी भी निरंतर संभावनीय वितरण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक विषय का दूसरे विषय पे प्रभाव देखना है, एक विषय का दूसरे विषय पर प्रभाव देखना है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ सैंपल इकट्ठा करेंगे। वो सैंपल 10 बच्चों का होगा, 20 बच्चों का होगा, 50 बच्चों का होगा, लेकिन वो पूरी जनसंख्या का सैंपल नहीं होगा। जनसंख्या तो हजारों की है, करोड़ों की है। तो वो जो हमारा सैंपल है, वो नमूना आकार जो है वो पूरी आबादी का अनुमानित वैल्यू होती है। तो जो टी वैल्यू है वो क्या है? निरंतर संभाव्य वितरण है ना, प्रोबेबिलिटी है कि ये ऐसा होगा और ऐसा होता है। टी टेस्ट अभी मैंने बताया 2 मध्यमानों के मध्य सार्थकता परीक्षण है। किसने दिया था? विलियम गैसेट ने दिया था। एक स्टूडेंट के छद्म नाम से इसका नाम रखा था टी टेस्ट और इसी से वो प्रचलित हो गया। टी परीक्षण में 2 प्रतिदर्श मध्यमान के अंतर होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यदि हमें 2 वर्षों के मासिक वर्षा या तापमान के वितरण में अंतर मिलता है, तो उसकी सार्थकता का हमें परीक्षण करना है, तो हमें टी टेस्ट लगाना पड़ेगा। 2 जनगणना है अलग अलग वर्षों की, 2010 की, 2020 की, तो उनकी वृद्धि जो हुई है उसमें क्या सार्थकता यदि है कोई, तो हमें टी टेस्ट लगाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कोई फसल हमने उगाई है
एक ही क्षेत्र में अलग अलग समय में, तो उसमें कोई मौसम के प्रभाव के कारण हुआ है या कोई अन्य कारण से हुआ है या हमारी कोई फर्टिलाइज़र के कारण से हुआ है, तब भी हमें टी टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो वो टी टेस्ट से हमें ये भी पता लगेगा कि अंतर कितना है और सार्थक अंतर है या नहीं है। और सार्थक अंतर नहीं है, संयोगवश है, तो वो भी हमें पता लग जाएगा। इसमें क्या करते हैं, हम एक ही अध्ययन क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों में किसी वस्तु के उत्पादन अथवा अन्य इस प्रकार के आंकड़ों में अंतर की सार्थकता परीक्षण करते हैं। एक ही अध्ययन क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई को फसल के साथ में ले लें और टी वैल्यू निकालना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हम सब्जेक्ट का प्रभाव देख सकते हैं, आपस में टीचिंग का प्रभाव देख सकते हैं विषय के ऊपर, लेकिन क्षेत्र जो है वो सिमिलर होना चाहिए, इकाइयाँ जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। टी टेस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी एक परिकल्पना पूर्व में बनाई जानी चाहिए, और वो पूर्व परिकल्पना हमारी कैसी होनी चाहिए, शून्य परिकल्पना होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी शोध बायस्ड नहीं हो सकता। इसलिए हम जितने भी रिसर्च के कार्य करते हैं, हम शून्य की तरफ ध्यान दे करके ही चलते हैं। तो हमें क्या, दोनों प्रतिदर्शों में सार्थक अंतर विद्यमान नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, बायस्ड नहीं है ना। दोनों प्रतिदर्शों में सार्थक अंतर विद्यमान नहीं है, हमने शून्य बना दिया, इसका मतलब हम बायस्ड नहीं है। यदि होगी तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा, पॉजिटिव होगी तो भी रिजल्ट आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो भी रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, बायस्ड नहीं होना, शून्य परिकल्पना का निर्माण करना है। शून्य परिकल्पना का आश्रय लेकर अध्ययनकर्ता प्रतिदर्श के विश्लेषण द्वारा यह परीक्षण करता है कि दोनों प्रतिदर्शों में प्राप्त मध्य अनुमानों में कोई अंतर विद्यमान नहीं है, या इसके विपरीत शोध परिकल्पना के अंतर्गत यह माना जाता है कि दोनों प्रतिदर्श मध्यमानों में अंतर सार्थक है, अंतर विद्यमान है। या तो हम ये पता लगाएंगे कि अंतर सार्थक नहीं है, और या हम ये पता लगाएंगे कि अंतर सार्थक है। कैसे, जो हमें टी वैल्यू चाहिए उसके साथ में यदि हमें सार्थकता स्तर देखना है, तो हमें उसका प्रभाव देखना है, तो हमें एक चीज और चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, निश्चित विश्वास सीमा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कार्य कहाँ होता है, जब हम टेबल टी वैल्यू का उपयोग करते हैं। ये टेबल टी वैल्यू में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम और सार्थकता स्तर के लिए जो हमने प्रतिशतता सोची हुई है, उसके बराबर जाकर के हम टेबल की टी वैल्यू देखते हैं। कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, ये n-1 से निकलता है। कैसे निकलता है, n-1। यदि 2 सैंपल है तो n1-1 प्लस n2-1, मतलब n1 और n2 को जोड़ दे और -1 कर दे, ऐसे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में एक चीज और भी हमारी होती है, सार्थकता और प्रोबेबिलिटी। टी हमारा क्या है, सार्थकता और प्रोबेबिलिटी। अब सार्थकता जो है वो 2 स्तरों पर हम देखते हैं। एक तो हम देखते हैं 1% स्तर पर, एक हम देखते हैं 5% स्तर पर। यानी हम 99% पर भी देखते हैं और 95% पर भी हम टी वैल्यू की गणना टेबल से करते हैं। हमारा मान परिगणित, यानी कि जो हम कैलकुलेट करेंगे, अभी करेंगे 1 मिनट बाद ही, परिगणित मान यदि टेबल टी मान से अधिक है, तो 2 प्रतिदर्शों के बीच मध्यमानों का अंतर सार्थक माना जाता है और शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है। यदि परिगणित मान टेबल टी मान से कम है, तो 2 प्रतिदर्शों के बीच मध्यमान का अंतर असार्थक माना जाता है और शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है। देखते हैं कैसे। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि एक फसल का उत्पादन हमने किया और उसके ऊपर हमने प्रभाव देखना है। वो फसल की मात्रा बढ़ी, वो किस लिए बढ़ी,
या तो मौसम में परिवर्तन के कारण बढ़ी, या फर्टिलाइजर के कारण बढ़ी, या कोई और कारण से बढ़ी। तो हमने क्या करा, शून्य परिकल्पना का निर्माण किया कि अंतर फसल की उत्पादन में वृद्धि का अंतर संयोगवश है। फसल के उत्पादन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लिए हमने क्या किया, 10 क्षेत्रों का चयन किया। 10 क्षेत्रों में एक 2020 में देखा और 2021 में देखा, है ना। 2020 में और 2021 में हमने अन्न देखा प्रति हेक्टर प्रति क्विंटल, यानी कि क्षेत्र 1 में 2020 में 5 क्विंटल प्रति हेक्टर, 10 क्विंटल प्रति हेक्टर, 15 क्विंटल प्रति हेक्टर, 10 क्विंटल प्रति हेक्टर, 20 क्विंटल प्रति हेक्टर, 6 क्विंटल, 20 क्विंटल प्रति हेक्टर, 30, 12, 2। ऐसे ही हमने 12 क्विंटल प्रति हेक्टर, 20 क्विंटल प्रति हेक्टर, 30, 15, 30, 40, 11, 20, 10 एंड 40 क्विंटल प्रति हेक्टर हमने अन्न देखा जो उगा था। अब हमें उस पर प्रभाव देखना है। हम ये देख रहे हैं कि ये वर्षा के कारण नहीं, ये संयोग वर्षा है, ठीक है। ये हमारे पास में टी का सूत्र है, x1 बार माइनस x2 बार, यानी कि 2 राशियां थी ना, 2 सालों के थे, एक 2020 का था, 2021 का था, 2 टेल था। तो x1 बार माइनस x1 बार, नीचे अंडर रूट समीशन x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस x1 स्क्वायर divided by n1 minus 1 plus summation x2 square divided by n2 minus x2 square n2 minus 1। फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, इट्स वेरी इजी। देखने में ये जरूर आपको लग रहा है कि ये पेचीदा है, बट ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हमने क्या किया, ये हमने जो ऊपर फॉर्मूला लगाया था, जो अपनी टेबल बनाई थी, उस टेबल का हमने इस रूप में दे दिया। इस टेबल में यदि आप देखेंगे तो हमने क्या किया, ये क्षेत्र थे 10, इस 10 क्षेत्रों में ये x1 क्षेत्र की प्रति क्विंटल प्रति हेक्टर थी, क्विंटल प्रति हेक्टर, ये था क्विंटल प्रति हेक्टर x2 का। इन दो से हमने 4 चीजें करी और 4 चीजों से हमारा टी का मान आ गया। कितना इजी है देखते हैं जरा। ये देखिए आप, 5 क्विंटल प्रति हेक्टर, 10 क्विंटल प्रति हेक्टर, इसमें हमने क्या किया, समीशन x1 निकाला, इसको आप जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। समीशन x2 निकाला, इसको आप जोड़ेंगे तो 230 आ जाएगा, ठीक है। यदि आपके पास में कॉपी और पेन आपने उठा लिया है, नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा ले और इसका जोड़ करें, बीच बीच में पॉज करते रहें वीडियो को। अब आगे चलते हैं हम। अब हमने क्या करना है, x1 का स्क्वायर, यानी हमने क्या करना है, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400, 6 का 36, 20 का 400, 30 का 900, 12 का 144 और 2 का 4। ये हमने x1 का स्क्वायर कर दिया और x1 का स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया, उसका भी हमने समीशन निकाल लिया। ओके, इसका भी हमने समीशन निकाल लिया। ये समीशन हमारे पास कितना आ गया। अब हम क्या करें, x2 का स्क्वायर करें, 15 का 225, 20 का 400, 30 का 900, 15 का 225, 30 दिया 900, 40 40 1600, 10 दाया 100, 20 बेसिया 400, 10 दाया 100, 40 40 100। इसका हमने समीशन कर लिया। ये समीशन x2 का स्क्वायर हमारे पास नहीं। इस टेबल से हमने ये 4 वैल्यू इकट्ठी कर ली और इस 4 वैल्यू से हम टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैसे, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो सबसे फॉर्मूले में जो ऊपर चीज थी हमारी वो थी x1 स्क्वायर, x1 का बार और x2 का बार किसको कह रहा है, मीन को कह रहा है ना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ये समीशन x1 के अंदर यदि आप टोटल नंबर से भाग दे देंगे तो आपके पास में बार x1 आ जाएगा, मीन आ जाएगा 130/10 दैट इज 13। यदि बार x2 निकालेंगे तो x2 समीशन x2 था 230, इसमें 10 का भाग दे दिया तो 23, यानी कि आपके पास में टी टेबल के ऊपर वैल्यू आ गई है ना। इजी। चलिए
अब देखते हैं नीचे की हमें जितना सूत्र कंफ्यूजन दिख रहा है, इट्स वेरी इजी, 1 सेकंड देखने की जरूरत है। ये क्या कहता है, समीशन x1 स्क्वायर, टेबल में देखिए जरा, समीशन x1 स्क्वायर अपन ने निकाला था, है ना। समीशन x1 स्क्वायर कितना था, 2334, बस मैंने वही लिखा 2334। n1 कितना था, 10, देखिए वही लिखा, माइनस x1 स्क्वायर कितना था, 13 का स्क्वायर कर दिया। फिर ये कितना था, समीशन x2 स्क्वायर, टेबल में यदि आप देखेंगे तो ये 6450 है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस x2 बार x2 का स्क्वायर कर दिया, 23 का स्क्वायर। ये हमारा पोर्शन आ गया। कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, ऊपर यदि आप करेंगे 13 माइनस 23 माइनस 10 आता है। टी की मान में इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, अभी यहाँ पर कोई इसका इंडिकेशन नहीं है, ये किसी प्रकार से हमारे फॉर्मूले में रोल अदा नहीं करेगा, ये सिर्फ डायरेक्शन अदा करेगा कि इसकी दिशा। ऊपर देखते हैं 2334 में 10 का भाग दे दिया। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप करिए। पहले स्टेप में मैंने क्या करा, 2334 में 10 का भाग दे दिया, तो कितना आ गया, 233.4, 13 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया, 169। 6450 में 10 का भाग दे दिया, 645, 23 का स्क्वायर कर दिया, 529, बाकी वही का वही रहेगा। ये देखिए -10 वही का वही है, इसमें से इसको घटा दिया 64.4 डिवाइडेड बाय 9, प्लस इसमें से इसको घटा दिया 116/9, प्लस और माइनस तो हमको आता ही है ना, प्लस माइनस से टी की वैल्यू निकले जा रही है। देखिए -10, पीछे देखिए क्या था, यही था ना 64.9 प्लस 116/9, इसी को मैंने आगे लिख लिया। आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर भाग दे दिया, ये भाग दे दिया, ये 7.16 आ गया, इसको भाग दे दिया, इसको 12.88 आ गया। जब इन दोनों को जोड़ दिया तो 20.04 आ गया। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, प्लस और माइनस का काम किया। अब हमारे सामने एक चीज आ सकती है कि हमें इसका अंडर रूट निकालना है। इसका अंडर रूट निकालने के लिए आपको ध्यान होगा, हम पेयरिंग करके निकालते हैं, है ना। 20.14 आप इसका पेयर बनाते हो, यहाँ पेयर, फिर यहाँ से जाएगा ये 4, यहाँ से जाएगा 4, 4 चौकी 16, फिर नीचे यहाँ पर आएगा 4, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, नीचे यहाँ से उतरेगा 14, यहाँ पे आप इसमें 4 ऐड करोगे, यहाँ हो जाएगा 8। अब यहाँ अपने पास में 414 है, तो जब आप 81 को 1 से करोगे, 82 को 2 से करोगे, 83 को 3 से करोगे, 84 को 4 से करोगे, तो ये 84 यानी इस कैलकुलेशन से ये 4.48 आ गया। -10 में जब आप इसका भाग दे देंगे, दिस इज टी। बस एक ही जगह पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हाई करनी पड़ी, जहाँ हमें अंडर रूट निकालना था। बाकी प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवीजन करना है। चलिए अब हमारे पास में क्या था, 10 का सैंपल था। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि हमने कहा था n-1। यदि 2 है तो n1 प्लस n2 -1, दैट इज ये 18 आ गया। अब इस 18 का रोल क्या है, इस 18 का रोल इस टेबल में है। इस टेबल में देखिए आप, हमें 18 पे चलना है, 18 पे चलते जाएं। कहाँ तक चलना है, क्योंकि हम 1 पर सार्थकता स्तर देख रहे हैं, 1% पर सार्थकता स्तर देख रहे हैं। यहाँ पर आ गए, ये कितना है 2.878 या 2.88, है ना। दोबारा फिर देख लो एक बार, यहाँ 18 से चले हम, इस 18 से सीधा सीधा चलते जाओ, सीधा सीधा चलते जाओ। कहाँ तक जाना है, जिस सार्थकता स्तर तक आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप यहाँ पे 0.01 पर देख रहे हैं, तो ये कितना आ गया 2.878 और 2.88। इसका मतलब 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 0.101 पर विश्वास स्तर पर जो हमारा मान है वो कितना है, 2.88 है। और हमारा कितना आया था, अभी आप पीछे देखिए, इसमें हमने कितनी कैलकुलेशन की थी, हमने जो कैलकुलेशन की थी वो
वो आई थिंक 2.223 था, है ना। अब देखिए, अब हम इसका रिजल्ट निकाल देते हैं। रिजल्ट तो निकालना पड़ेगा ना। रिजल्ट निकालते हैं 2.23, यानी ये कम है और ये ज़्यादा है, यानी कि हमारा कैलकुलेटेड टी वैल्यू टेबल टी वैल्यू से कम है। फिर दोबारा सुनिए, कैलकुलेटेड टी वैल्यू टेबल टी वैल्यू से कम है, अतः गणना सार्थक नहीं है। दोनों मध्यमान में अंतर सार्थक नहीं है। शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। जो भी अंतर दिखाई दे रहा है वह संयोगवश है। ये मैंने आपको रिसर्च के विषय में, जब आप डायजेटेशन करते हैं उस वक्त जब आप सर्वे मेथड से टी वैल्यू निकालते हैं और टी वैल्यू का किस तरीके से डिस्क्रिप्शन करते हैं, उस वक्त भी इसकी बहुत आवश्यकता रहती है और कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में तो पूछा ही जाता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा ढंग से तो एक बार दोबारा इस टेबल को देखें और दोबारा इस टेबल को देख करके आप इस कैलकुलेशन को समझें, ओके लिखें। यदि आपको ये ओके लिख देंगे तो मैं आपको इसके कुछ और सवाल कुछ और आसान तरीके से करना सिखाऊंगी। फिर से हमारी पहली स्लाइड पर आते हैं। नेवर वेस्ट योर फीलिंग्स ऑन पीपल हु डोंट वैल्यू देम। थैंक यू वेरी मच।